हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो 5 अंक के प्रश्नों का तीसरा भाग है, जिसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और सभी प्रश्नों को बच्चों बिना स्किप किए ध्यान से देखें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सामने ब्लूप्रिंट है और इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 अंक का, वो धातु एवं धातु कर्म वाले अध्याय से आने वाला है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों को बच्चों ध्यान से, सभी प्रश्नों को हमको हल करना है। एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रश्न बहुत आसान है, आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए इस अध्याय से जो पहला प्रश्न है वो धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है 2 भागों में आया हुआ है। पहला है सक्रियता श्रेणी क्या है और दूसरा है सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखना है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम के आधार पर रखने पर जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सामने यहाँ सक्रियता श्रेणी दिया हुआ है जिसमें सबसे अधिक सक्रिय है लिथियम और सबसे कम सक्रिय है प्लेटिनम। चलिए अगला प्रश्न है धातु कर्म क्या है? धातु कर्म के 3 प्रमुख पदों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है धातु को उनके अयस्कों के स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु कर्मी या धातु का निष्कर्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है अयस्क का सांद्रण, दूसरा चरण है अयस्क का भर्जन या निस्तापन, तीसरा चरण है अयस्क का प्रगलन और चौथा चरण है धातु प्राप्त व धातु शोधन। चलिए इसी अध्याय से अगला प्रश्न है अयस्क क्या है? 3 ऑक्साइड अयस्क के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न 2 भागों में आया हुआ है, तो दोनों भागों का उत्तर देखते हैं। जिन खनिजों में से धातुएं कम लागत व सरलता से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। 3 ऑक्साइड अयस्क के नाम व सूत्र हैं। सबसे पहला अयस्क है हेमेटाइट, इसका सूत्र है Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट जिसका सूत्र है Fe5O4। तीसरा है बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका सूत्र है Al2O3 2H2O। चलिए अगला प्रश्न अयस्क का सांद्रण क्या है? अयस्क के सांद्रण के विभिन्न विधियों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो ये भी 2 भागों में प्रश्न आया हुआ है। तो पहला उत्तर है खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर और अन्य अशुद्धियां पाई जाती है जिसे हम गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है और इसे अलग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क की सांद्रण की प्रमुख विधियां 3 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस प्रश्न में हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का अध्ययन करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि में अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे, जिसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, उसमें डाला जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर ही गिर जाते हैं, जबकि चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और एक है अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यंत्र है जिसके द्वारा अयस्क को बारीक पीसकर यहाँ पे डाला जाता है और ये चुंबकीय कन्वेयर बेल्ट है। एक कन्वेयर बेल्ट है और इसमें एक चुंबकीय पहिया लगा हुआ है और कन्वेयर बेल्ट से अयस्क के पाउडर हैं वो आगे बढ़ते हैं और इसका 2 ढेर हमको प्राप्त होता है, एक तो अचुंबकीय पदार्थ का और दूसरा है चुंबकीय पदार्थ का। तो इस प्रकार ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चलिए अगला प्रश्न है लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं, उसका नाम व सूत्र लिखिए। उसके निष्कर्षण का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। कौन कौन से बिंदुओं पर? अयस्क का सांद्रण हेतु गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लिखना है और रासायनिक समीकरण सहित ऑक्साइड धातुओं का अपचयन की विधि को या समीकरण को लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से करते हैं? तो लोहे का निष्कर्षण सामान्यतः हम लोग हेमेटाइट या Fe2O3 से करते हैं। दूसरा भाग है अयस्क का सांद्रण। तो लोहे के अयस्क के सांद्रण के लिए हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, जब अयस्क तथा अधात्री के अपेक्षित घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा में प्रवाहित
कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे में बैठ जाते हैं और अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी के धार के साथ ही ये बह जाती है। प्रायः कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क के सांद्रण के लिए भी इसी विधि का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये बीच बीच में गड्ढे बने हुए हैं, तो जो अयस्क हैं वो इन्हीं गड्ढों में रुक जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं क्रमशः आगे बह जाती है। तो ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, इसको अच्छे से देख लें। प्रश्न के अगले खंड के अनुसार वात्या भट्टी में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करना। तो इस प्रकार से होता है। सबसे पहला इसका अपचयन क्षेत्र। अपचयन क्षेत्र में जो तापमान है 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस क्षेत्र में निम्न अभिक्रिया होती है। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन का क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जाता है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया फेरस ऑक्साइड से कराते हैं, जिससे कि Fe2O4 प्राप्त होता है और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है। अब फिर से इस Fe2O4 का क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे तो फेरस ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर मुक्त हो जाती है। अब फिर से इस कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया फेरस ऑक्साइड से होती है, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है और इस प्रकार से हमको स्पंजी लोहा प्राप्त होता है। अगला है धातुमल क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो तापमान है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? इस क्षेत्र में सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जिससे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिया कार्बन से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया सिलिकेट के साथ कराते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है और कैल्शियम सिलिकेट धातुमल के रूप में हमको प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। धातु का संक्षारण क्या है? धातु के संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत लिखकर उससे बचने के 3 उपाय लिखिए। तो सबसे पहले संक्षारण क्या है? धातुओं को हवा में खुला छोड़ देने पर हवा में उपस्थित नमी धात्विक ऑक्साइड बना लेती है, जिससे कि धातु के ऊपर मलिन परत चढ़ जाती है और चमक कम हो जाती है। इस घटना को ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना। संक्षारण के बचने के कौन कौन से उपाय हैं? तो धातुओं को पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए, धातु के ऊपर तेल की परत लगाना चाहिए और तीसरा है धातुओं को दूसरी धातु के ऊपर चद्दर या परत चढ़ाना चाहिए। चलिए अगले भाग में धातु संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत देखते हैं। अशुद्ध लोहे की सतह पर इस सिद्धांत के अनुसार एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति ये कार्य करती है, जिससे कि शुद्ध लोहा एनोड की भांति और अशुद्ध लोहा है वो कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, जिससे कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल अणुओं द्वारा ले लिया जाता है और वो हाइड्रोक्सिल का निर्माण करती है। तो ये अभिक्रिया देखिए बच्चों, यहाँ पे H2O है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके हाइड्रोक्सिल बनाती है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें सबसे पहला है आयरन है वो आयरन आयन के रूप में विघटित हो जाता है। जैसे आप समीकरण में देख रहे हैं, आयरन है वो विघटित होकर Fe2+ आयन बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। और दूसरे अभिक्रिया में जो आयरन का जो आयन है वो हाइड्रोक्सिल से क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना देता है, जहां नमी की उपस्थिति में ये जंग का निर्माण करता है और यही जंग है। तो आप देख सकते हैं समीकरण में यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, यानी कि ये जंग का निर्माण करता है। तो जंग का सूत्र है Fe2O3X H2O। चलिए अगला प्रश्न जो इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के नाम उपयोग लिखकर 3 सल्फाइड अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो ये कई भागों में प्रश्न है। पहला भाग मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातुओं के नाम लिखना है, उनका उपयोग लिखना है और 3 सल्फाइड अयस्क के नाम व सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे मिश्र धातु क्या है? किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना गलनीय समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कौन कौन से है? जैसे स्टेनलेस स्टील है, इसका ये आयरन, क्रोमियम और निकिल को क्रमशः 74%,
क्रोमियम को 18% और निकिल को 8% मिलाने से बनता है। और इसका उपयोग क्या है? बर्तन बनाने में, सेविंग ब्लेड बनाने में और शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार एक मिश्र धातु है एल निको। एल निको है वो आयरन और निकिल से बनता है। आयरन की मात्रा उसमें 62% होती है और निकिल की मात्रा 12% होती है। यह इससे शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में एल निको का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार तीसरा मिश्र धातु है पीतल। पीतल क्रमशः कॉपर के 60 से 80% और जिंक के 40 से 20% मेल से ये बनता है। और पीतल के का उपयोग बर्तन बनाने में, सिक्के बनाने में, मशीन के कलपुर्जे बनाने में होता है। 3 सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हैं? एक तो है आयरन पायराइड जिसका सूत्र है FeS2, दूसरा है कॉपर पायराइड जिसका सूत्र है CuFeS2 और तीसरा है गैलेना। गैलेना का सूत्र है PbS। सभी में सल्फर हैं, इस कारण से इसको सल्फाइड अयस्क कहते हैं। तो बच्चों, सभी प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। बच्चों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से गौर से देख सकते हैं और अंत में मैं इन सभी प्रश्नों का एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप इन प्रश्नों को शॉर्ट वीडियो से भी इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।